बीच में अर्चना स्मृति खलको है, जो जेपीएससी अभी अभी क्वालिफाई की है, झारखंड पुलिस सर्विस मिला है इनको, और इन्हीं बेंचेस से पढ़ के ये भी यहाँ तक आई है। तो आप लोग इनके साथ ये अपना जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करेंगी। पहले आप लोगों का जो डाउट होगा या जो कुछ पूछना होगा वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अर्चना वेलकम। थैंक यू सर। आप लोग पूछ सकते हैं इनसे, है ना, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा और आप लोग क्या सीख सकते हैं। तो आप इनसे बात कीजिए और ये बता देंगे आपको पहले कि कैसा पूरा जर्नी। गुड मॉर्निंग सब लोगों। अरे क्या हाल है सब का? आप लोग हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? हिंदी। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है तो प्लीज़ फॉरगिव मी अगर हिंदी ठीक से नहीं बोल पाए तो। मतलब रहने वाली मैं रांची की हूँ, पर हिंदी मीडियम मतलब इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई हुई है। तो बहुत बार जैसे कॉन्वेंट एजुकेशन हुआ है तो हमेशा इंग्लिश बोलने का ही आदत रहा है बचपन से, तो हिंदी उतना बोलते नहीं है। तो अगर कहीं कुछ गलत बोले या कुछ तो अपने से समझ लेना क्या बोलना चाह रहे, भावनाओं को समझ लेना। सो कुछ सवाल आपके या मैं अपने बारे में बताऊँ क्या? ओके। तो मेरी पढ़ाई तो सेक्रेड हार्ट से हुई है, यहीं रांची सेक्रेड हार्ट उलुल्लू। इसके बाद +2 सुरेंद्रनाथ स्कूल, फिर मैंने इंजीनियरिंग किया बीआईटी मेसरा से। फिर जॉब लगा था मेरा इन्फोसिस में, करीबन 6-6.5 साल वहाँ काम किया। उसके बाद वहाँ से रिज़ाइन करके फिर मैं वापस आई, अपना एमटेक पूरा किया यहाँ बीआईटी मेसरा वापस। फिर सोचा कि पीएचडी करूँ या क्या करूँ। मुझे वापस बेसिकली झारखंड आना था क्योंकि वहाँ सब जगह रह लिया था। अब बोलो बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, फिर कुछ साल में यूके में भी थी, ब्राइटन बोल के एक जगह है यूके में, वहाँ भी थी। लेकिन फाइनली हमको ऐसा लगा कि वापस झारखंड आना है। तो बीआईटी में एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ था, मैं ट्राइबल कम्युनिटी से हूँ, खालको उराव कम्युनिटी से हूँ। तो वहाँ पर मुझे ट्राइबल्स लोग का एक पूरा एक ग्रुप मिला था स्टूडेंट्स का। तो जो मैं स्कूल के टाइम पे जो फील नहीं की थी वो उस कम्युनिटी में जाके मुझे फील हुआ था कि अपने रूट्स के साथ जुड़े रहना क्या होता है। तो वो मेरे बैक ऑफ द माइंड में हमेशा था कि मुझे वापस आना है झारखंड, कुछ करना है। पहले मैं सोची कि यूपीएससी करूं, पर मुझे लगा कि पहले जेपीएससी अटेम्प्ट करके देखते हैं, अगर होगा तो आगे सोचा जाएगा कि यूपीएससी लाइफ होगी कि नहीं। तो इसलिए जेपीएससी दिया। तो पहला जो 6 जेपीएससी था, मैंने सोचा यार पहले टाइम पास में देख के देखते हैं होता क्या है। तो बस ऐसे ही लास्ट डे था फॉर्म भरने का, मैंने फॉर्म भर दिया। एक शब्द नहीं पढ़ा था मैंने कि क्या होता है भाई। मतलब मुझे लगता है कॉलेज के स्कूल के बाद मैंने कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी कभी देखा भी नहीं था क्या होता है। इकोनॉमिक्स तो मैंने अपने पूरे स्कूल टाइम में कभी नहीं पढ़ा है, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये सारे सब्जेक्ट्स होते क्या हैं। न्यूज़पेपर से मैं कोसों दूर थी, कुछ नहीं आता पता था। मतलब अगर मुझे कॉफ़ी विद करण में पूछ लेता कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शायद मैं भी गलत जवाब दे देती। इतना बुरा हाल था मेरा। तो मैंने सोचा कि पहले देखते तो है कि मतलब कितने पानी में हूँ। तो 6 जेपीएससी मैंने जब दिया तो उस समय भी मुझे ये फील हुआ कि जो मैं बीआईटी में अपने ट्राइबल जितने फ्रेंड्स थे उनके साथ रही थी, उनसे जब बातचीत करते थे तो उसके वजह से मुझे झारखंड के बारे में बहुत कुछ पता चला था। तो उस समय जितना मैं बुरा सोच रही थी कि मेरा एग्ज़ाम जितना बुरा जाएगा उतना बुरा गया नहीं, क्योंकि झारखंड पेपर मेरा अच्छा हुआ था कंपैरेटिवली। मतलब जिस टाइप का मेरा ज्ञान था उसके हिसाब से झारखंड पेपर मेरा अच्छा हुआ था। तो मुझे लगा कि नहीं यार, रिस्क ले सकते हैं, सब चीज़ छोड़ सकते हैं। तो मैंने पीएचडी में एनरोल किया था, वो भी ड्रॉप कर दिया कि नहीं ये नहीं करना मुझे तो आना तो इधर ही है। तो फिर मैंने तैयारी की। कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि 6 जेपीएससी का प्रोसेस ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो मुझे प्रिपरेशन का टाइम मिल गया अच्छा खासा, जहाँ मैं नॉट इवन ज़ीरो, मैं बिहाइंड द लाइन थी, मे बी -1 -2 में थी।
वहाँ से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया प्रिपरेशन का। तो बस यही 7th में हुआ और बस यहाँ हूँ अब। तो ये मेरा जर्नी रहा है। तो मतलब आप लोग को जैसे बता रही हूँ, आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत रोज़ी जर्नी रहा है, गुड एजुकेशन, नाइस कॉलेज, इधर रही उधर रही, फॉरेन में रही, पर उतना भी रोज़ी नहीं रहा है जितना मैं पिक्चर पेंट कर रही हूँ। एकदम तुम लोगों के जैसे हूँ, कुछ ये नहीं है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये नहीं है। फिर और एक चीज़, जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ रही थी कि रांची में रह के कहाँ पढ़ सकते हैं, तो मैं 2-3 जगह गई थी, सब जगह डेमो क्लासेस दिया था। लेकिन जब मैं यहाँ आई थी तब मे भी तुम लोगों ने भी इंटरेक्ट किया होगा, नीतीश सर आके क्लास लेते हैं कभी कभी, जो IAS हैं नीतीश सर, तो उनसे मेरा पहला क्लास हुआ था, हिस्ट्री पढ़ाए थे वो मुझे। तो दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव, मेरे लिए माइंड ब्लोइंग था कि हिस्ट्री के अंदर, मतलब जैसे मैं इंजीनियर हूँ, तो मेरे लिए कॉन्सेप्ट एनालिसिस लॉजिक इज़ व्हाट वर्क्स फॉर मी। कोई ऐसे हिस्ट्री टाइप का बोरिंग सब्जेक्ट जो मैं सोचती थी कि जिसमें सिर्फ डेट्स याद रखने का होता है, भाई राजा रानी का नाम मैं नहीं याद रख सकती, उसमें भी कॉन्सेप्ट होता है, उसमें भी अंडरस्टैंडिंग बनता है कि इसकी वजह से वो हुआ। ये बचपन में क्लास 10 तक कभी मेरे अंदर नहीं था, और मुझे यही लगता था कि भाई डेट्स तो मुझसे नहीं याद होगा। तो यहाँ आके मुझे वो पता चला कि हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। और इसके बाद जैसे विशाल सर से क्लास ली है तो पता चला अच्छा ज्योग्राफी में भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ज्योग्राफी इसलिए पसंद था क्योंकि उसमें डायग्राम्स बनते थे। डायग्राम्स बनाने में तो बचपन से डायग्राम ही बना रहे थे, बायो फिजिक्स सब चीज़ में, तो वो अच्छा चीज़ था। फिर इकोनॉमिक्स पढ़ा तो पता चला अच्छा इसमें भी कॉन्सेप्ट होता है। मेरा ज्ञान था कि 8 सब्जेक्ट्स आर लाइक सिर्फ रटो और कुछ नहीं है उसमें, लेकिन वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। तो आउटलुक चेंज होना बहुत ज़रूरी है जब आप पढ़ाई कर रहे हो, और उसके बाद कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ सीखा मैंने यहाँ आके, और बस यही एग्ज़ाम दिया, पास हुई, आ गई, यही हुआ है। आप लेट से आए हो, फिर पूछ लो, आपके मन में तो होंगे कुछ सवाल। आपका नाम क्या हुआ? आनंद। आप भी JPSC हिंदी मीडियम में कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो? लैंग्वेज पेपर को लेकर एक क्वेरी। हाँ पूछिए। क्या मतलब कैसे चूज कर रहे हैं? कभी हो जाता है कि ये स्कोरिंग हो जाता है, किसका दूसरा पेपर स्कोरिंग हो जाता है, तो उसको कैसे लिखें? देखिए स्कोरिंग के बारे आप मत सोचिए। स्कोरिंग हो सकता है आज एक पेपर में, आज एक लैंग्वेज में ज़्यादा हो रहा हो, 7th में मान लीजिए जैसे अभी सब बोल रहे हैं कि खोटा का ज़्यादा रिजल्ट हुआ, हाँ, तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है जब आपका 11th आए उस समय हो सकता है कि नागपुरी पाओ। यू नेवर नो किस समय किस पेपर का ज़्यादा। आप ये देखो कि 2 मेन क्राइटेरिया मेरे हिसाब से कि आपके लिए कौन सा आसान है और आपको गाइडेंस कहाँ अच्छा मिल सकता है। दोनों लाइन जहाँ मिल रहा है जिस सब्जेक्ट में, आप वही सब्जेक्ट वही आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है। हाँ जी, इंटरव्यू में तो पहले आपका ड्राफ्ट देखेंगे कि आप क्या पढ़ेंगे। तो जैसे मैं गई तो मेरा चेयरमैन साहब के बोर्ड में था, तो उन्होंने मेरा ये देखा, मैंने मुझे पूछा कि आप तो इंजीनियर हो, यार हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर मुझे बताना पड़ा कि मैं क्या कर रही थी, क्यों आई यहाँ। तो आप स्लाइड पर तो आपके डैश से सवाल पूछेंगे, ठीक है ना। डैश से कंटिन्यू सवाल भी हो सकता है। जैसे उन्होंने पूछा कि आप इधर सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहती हैं, आपको तो किसी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि मैं इन्फोसिस में काम करती थी, तो फिर वो मुझे इन्फोसिस के बारे में पूछने लगे कि उसके को-फाउंडर्स कौन फाउंडर्स थे। फिर उसमें एक नंदन नीलकनी करके एक है जो को-फाउंडर है नारायण मूर्ति के साथ। तो मुझसे पूछने लगे कि नंदन नीलकनी जो बुक लिखे वो पढ़ा है कि नहीं आपने, नंदन नीलकनी का और क्या क्या कंट्रीब्यूशंस रहा है अपार्ट फ्रॉम इन्फोसिस। तो मुझे याद आया कि आधार में नंदन नीलकनी ने काम किया। तो ऐसे कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं।
फिर उसके बाद मुझसे पूछा गया कि आपके सर्विस प्रेफरेंस में पूछेंगे, जैसे मुझे पूछा गया कि मतलब ये कॉमन ये रहता है कि लड़की हो पुलिस सर्विसेज में क्यों जाना चाहती है, तो आपके लिए वो जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो जस्टिफिकेशन जो है, जो आपका रीज़न है, वो कहीं ना कहीं शुड भी आपके मन से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेटस, पावर, यूनिफॉर्म वर्दी, ये वाला चीज़ हाँ बोल सकते हो कि है, लेकिन उसके पीछे भी कोई सोशल कॉज हो, कोई इमोशनल अटैचमेंट हो, जहाँ से यू आर ड्राइंग द पावर कि हमको बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है तो हमको बनना है। तो वो चीज़ आपको पोर्ट्रे करना ज़रूरी है वहाँ पर कि क्यों, आपका मोटिवेशन क्या है उसके पीछे। एक वो सवाल था। फिर मुझसे इंजीनियरिंग का कुछ ऐसे ही सवाल किए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसके प्रकार क्या है, ब्ला ब्ला, ऐसे उसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कुछ आया था। हाँ, पुलिस सर्विसेज में और एक वो मुझे देखना चाह रहे थे कि मेरा कितना इंक्लिनेशन है, तो इसलिए पूछ रहे थे कि हायरार्की क्या होता है पुलिस सर्विसेज का स्टेट में। तो मतलब आप DGP से लेकर कांस्टेबल तक बताओ कि क्या क्या है। फिर मुझसे पूछे कि SP और SSP में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिक इतना ही सवाल था, मुश्किल से 5 मिनट बता दिया जाता है। पोस्ट हम लोग को प्रेफरेंस पूछा जाता है आपसे। हाँ, तो वो मेंस जब का फॉर्म जब भर रहे थे तो उसमें सेलेक्ट करना था आपका प्रेफरेंस क्या है। मेजर हिंदी बोले तुम, थोड़ा सा नॉर्मल हिंदी बोले। स्ट्रैटेजी, अच्छा स्ट्रैटेजी हम नहीं जानते कि इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, लेकिन एक लाइन हम सुने थे कि व्हेन थिंग्स गो डिफिकल्ट फॉर यू ऑलवेज गो बैक टू बेसिक्स। बेसिक्स पढ़ो, स्टैटिक पार्ट पढ़ो, कोई सवाल आएगा कभी स्टैटिक से दूर नहीं होगा, वो स्टैटिक ही आपको सपोर्ट करेगा। आप करंट से सिर्फ एग्जांपल दे सकते हो। जैसे अभी जैसे क्वेश्चन हमारा एक आया था कि इकोनॉमिक्स का पेपर में पहला क्वेश्चन था कि राइट अ एसे इधर ऑन नेशनल इनकम और बजट। तो जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे मेंस का एग्जाम के लिए, हम लोग कभी सोचे ही नहीं थे कि ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। इकोनॉमिक्स हम लोग हमेशा सोचते हैं कि करंट रिलेटेड कुछ उठाएगा, जैसे MSME का चल रहा था, फिर आत्मनिर्भर भारत और क्या क्या हम लोग नहीं पढ़ के गए थे, लेकिन आया कि नेशनल इनकम लिखना है, तो वहाँ पर वही हेल्प करेगा। अगर आपने कभी वो बेसिक्स नहीं पढ़ा है तो आप वो 40 मार्क्स कहाँ से लिखोगे। कुछ भी हो, ऑलवेज स्टिक टू द बेसिक्स। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, करंट अगर आप करंट उठा के आप सिर्फ एग्जाम्पल देते हो, दैट कैन बी ओनली, अगर 40 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स का एग्जाम्पल हुआ आपका, मान लीजिए, लेकिन लिखोगे तो आप स्टैटिक पार्ट ही लिखोगे। तो हमेशा जो भी है स्ट्रैटेजी वही रहना चाहिए कि ऑलवेज रीड द बेसिक पार्ट, जो भी है। रिटर्न होता है, हाँ, उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे? प्रैक्टिस। देन जैसे कोई क्वेश्चन होता है, उसमें समझ में नहीं आता है क्या लिखा जाए, किसी एक पार्टी क्वेश्चन होता है, मान लीजिए समझ में नहीं आएगा तो कैसे क्वेश्चन को कैसे समझ सके? अच्छा, इसका मैं आंसर करूँगी, लेकिन अपना ही एक एग्जांपल देके बोलती हूँ। जैसे मैंने बताया ना कि पहला क्लास मैंने नीतीश सर का किया था, तो उस समय एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास चल रहा था, तो वो पढ़ा रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, एक हफ्ता मैंने क्लास किया होगा, इसी क्लासरूम में क्लास हो रहा था। बाय द वे सेटिंग थोड़ा डिफरेंट था उस समय, और जब मैं आई थी तो नीतीश सर क्लास ले रहे थे, और जैसे मैंने बोला हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने क्लास 10 के बाद कभी नहीं पढ़ा था। तो मैं आपको एज मतलब टाइम गैप भी बता रही हूँ कितना टाइम हो गया था। क्लास 10th मैंने लिखा है 99 में, ठीक है, और मैं यहाँ आई थी कब क्लास करने, 2017 में आई थी मैं क्लास करने के लिए। तो 99 से 17 के बीच में मैंने हिस्ट्री का एच तक नहीं देखा। उस दिन मैं बैठ के इंडस वैली सिविलाइजेशन क्लास कर रही थी, तो मंडे था, मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्लास किया, और पूरा वीक क्लास करने के बाद वीक के एंड में नीतीश सर, नहीं सॉरी वीक के एंड में नहीं, हमको लगता है 3-4 दिन का क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया था। उस दिन सर आए, ब्लैक बोर्ड में सवाल लिखे, एक पैराग्राफ का सवाल था, ठीक है, और बोले
टेक अ शीट आउट ऑफ योर कॉपी, राइट दी आंसर, यहीं पर लिखना है, आपको 20 मिनट दिया जाता है, आप आंसर लिखो, आंसर जमा करो और जाओ। तो बाकी जितने लोग क्लास कर रहे थे तो वो लोग तो पहले से पढ़ रहे थे, मे बी सेकेंड टाइम बहुत लोग होता है कि दूसरी बार ही क्लास कर रहे हैं या पहले से कहीं से पढ़ के आए हो, NCERT पढ़ के आए हैं और क्लास कर रहे हैं, तो उनको तो पता है कि क्या लिखना है। मैं बैठी हुई थी, मैं 5 मिनट बैठ के सवाल देख रही थी कि लिखना क्या, मुझे सवाल समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर नीतीश सर देखे, मुझे बहुत देरी देखे, फिर बोलते हैं कि मतलब मुझे डायरेक्टली नहीं बोले, इट वॉज वेरी जनरस ऑफ हिम कि हमको डायरेक्टली ऐसे पॉइंट करके नहीं बोले, वो पूरे क्लास के सामने ऐसे बोले कि जिनको नहीं समझ में आ रहा है सवाल कि क्या लिखें, आप 5 मिनट बैठ के बस क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद जो आता है वो लिखें। तो हम लिटरली, हमको लगता है हम 10 मिनट बैठ के सवाल ही पढ़े होंगे कि क्या है, सवाल पूछ क्या रहा है। तो जब तक हमको समझ में आया कि सवाल पूछ क्या रहा है, तब तक देखिए मेरे अगल बगल सब फुल स्पीड में लिखे जा रहे हैं आंसर। और अब देखिए चेयर ज़्यादा दूर नहीं, आपको बगल वाले का कॉपी दिख रहा है कि क्या लिख रहा है। तो मैं देख रही थी, तो मुझे जो सवाल समझ में आ रहा था, अगल बगल वो लोग ऑपोजिट, मतलब मेरे हिसाब से वो लोग नहीं लिख रहे थे। मतलब क्वेश्चन में इनबिल्ट 2 पार्ट था, पार्ट ए पार्ट बी। तो मुझे जो समझ में आया कि क्वेश्चन का 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी, लेकिन ये लोग सिर्फ पार्ट बी का आंसर कर रहे हैं, पार्ट ए कोई लिख ही नहीं रहा है। मेरे बगल जो लोग थे वो लोग नहीं लिख रहे थे। तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं भाई, जब जो अपने को जो समझ में आता है वो लिखते हैं। तो फिर हम जो मुझे समझ में आया मैंने वो लिखा, ठीक है, लिखा, आंसर जमा किया और मैं क्या बोलती हूँ, क्लास से उठ के चली गई। उस दिन मेरे लिए मेजरली क्या बोलते हैं, डीमोटिवेटिंग था वो दिन, कि मुझसे एक सवाल नहीं लिखा गया है, मैं JPSC UPSC लिखूँगी कैसे, क्योंकि सब चीज़ छोड़ तो दिया है, PhD छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया, अब करूँगी क्या। अगर ये नहीं हुआ तो भाई ज़िंदगी में बहुत बड़ा रिस्क तो ले लिया है। और नेक्स्ट डे क्लास के लिए आई और फिर वही फर्स्ट बेंच में बैठी हूँ। और उसके बाद सर नॉर्मली आए, अपना पढ़ाए, नया टॉपिक पढ़ाए उठा के। और उसके बाद जैसे क्लास ख़त्म हुआ तो सर क्या बोलते हैं, आंसर शीट बांटने लगे। तो वो क्वेश्चन सर हम लोग को दिए थे 12.5 नंबर का, और मुझे आया था 4 नंबर, 12.5 में 4 नंबर आया था। तो मैं तो प्योरली साइंस स्टूडेंट रही हूँ, 12.5 में 4 नंबर आया है तो इट इज़ लाइक तुम तो बिलो एवरेज इंसान हो, कुछ नहीं हो सकता तेरा। मैंने अपना शीट फोल्ड किया, अपना डायरी में रखा और सिर झुका के ऐसे बैठी थी। निकल तो सकते नहीं हो, सर है सामने में, कहाँ से निकलोगे। तो सर क्या बोले, सर फिर उसके बाद सर समझाने लगे कि आंसर में क्या लिखना था, क्या नहीं लिखना था। तो वही सर भी वही बोले कि आंसर का 2 पार्ट था, पार्ट ए पार्ट बी, और उसके बाद आपको दोनों पार्ट लिखना था। लेकिन ये 60 का स्टूडेंट में सिर्फ एक ही कॉपी में हमको दोनों पार्ट मिला है। तो उस समय तक सर मेरा नाम भी नहीं जानते थे। सर मुझे बोले कि अर्चना कौन है, और हम सामने बेंच में बैठे हैं, हम बस ऐसे हाथ दिखाए। मतलब मुझे इतना शर्म था कि मतलब हाथ ऊपर भी नहीं कर रही थी, ऐसे करके हाथ दिखाई थी। फर्स्ट बेंच में थी, सर को नज़र आ गया। तो पीछे से एक बंदा बोलता है, सर कौन है अर्चना। तो बोलता है फर्स्ट बेंच में आओ, तब पता चलेगा कि पढ़ाई कैसे करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो 4 नंबर जो था वो मेरा क्लास में हाईएस्ट नंबर था, सबको 1, 1.5 ऐसा नंबर आया। तो जब आपको सवाल समझ में ना आए कि क्या लिखना है, बैठ के आप 10 मिनट सवाल पढ़ो, उसके बाद जो समझ में आए अपने ऊपर भरोसा रखो और लिखो। सही हो गलत हो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको लिखना है, अपने ऊपर भरोसा रखो, मेन ये बात। बस सवाल नहीं समझ में आए 10 बार ही पढ़ो, 12 बार पढ़ो, जब तक नहीं समझ में आए तब तक पढ़ो, उसके बाद जो समझ में आए वो लिखो, ठीक है। और कोई सवाल? मैम आप इतने सारे सब्जेक्ट को किस तरह से मैनेज करते हैं, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए मतलब समय देते थे या कुछ सब्जेक्ट को देते थे रेगुलर डेज पर डे? आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्या सब्जेक्ट है? मैम मेरा आर्ट ही रहा है, साइंस लिटरेचर। मेरे लिए सबसे इजी था साइंस के तरफ, तो साइंस को मैं सबसे कम समय देती थी। हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड था मेरे लिए साइंस, स्पेशली फिजिक्स वाला पार्ट।
और बाकी सब्जेक्ट्स जो मुझे लगता था कि सबसे बुरा है, जैसे मैं पॉलिटी और पबाइट को बहुत समय दिया था मैंने, इवन दो मेरा एग्ज़ाम में उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन जो पेपर आपका सबसे वीक है, सबसे ज़्यादा समय आप उसमें दीजिए। पर ये नहीं बोलूँगी कि जो स्ट्रॉन्ग है उसको इग्नोर करते हैं। मैंने स्ट्रॉन्ग को इग्नोर किया था, स्पेशली फिज़िक्स इग्नोर किया था, और पेपर में फिज़िक्स ही उतना अच्छा नहीं गया था मेरा। तो ये है, तो दोनों चीज़ें हो सकता है, टेकन फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना है आपको, लेकिन जो वीक पेपर है उसको समय भी देना है। तो आप बेहतर जज कर सकते हैं कि आपको किस पेपर में कितना टाइम देना है, आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करिए। मैम स्टैंडर्ड बुक्स और क्लास नोट्स उसको आप क्या पढ़ रहे हो, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें या क्लास नोट्स पढ़ें? बुक्स पढ़ लिया आप? हाँ, तो अब जो चीज़ पढ़े हो उसी को बार बार पढ़ो, चाहे वो बुक्स हो चाहे क्लास नोट्स हो। अगर आपको कहीं लग रहा है, अब अगर जैसे बार बार एक चीज़ को पढ़ोगे ना और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनाओगे, तब आपको फील होगा कि उसमें क्या मिसिंग है। जब आपको समझ में आए कि क्या मिसिंग है, तब वो चीज़ खोजो दूसरी जगह। पर आप जो मटेरियल पढ़े हो, चाहे वो बुक हो चाहे नोट्स हो। आपने क्या पढ़ा? मेरे बात पे जाओगे तो पागल ही हो जाओगे। फिर भी मैंने अपना ही नोट्स बनाया था, तो क्लास नोट्स था, बुक्स भी था, पर मोस्टली क्लास नोट्स से अपना जो अंडरस्टैंडिंग मिला था, मैंने उससे नोट्स बनाए। मैम आप क्लास के अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ और भी करते थे सब्जेक्ट से क्लास नोट क्लास जब क्लास करते थे तब तो विशाल सर जम के क्लास लेते थे हमारा, तो सुबह से बैठते थे, शाम हो जाता था जब तक जाते थे वापस। तो क्लास के अलावा आई थिंक बस खाना बना के खाओ और सो, नहीं मैम उसके अलावा और कुछ इसका टाइम नहीं होता था। मैम ये मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, तो मैं कहना चाह रहा हूँ क्लास नोट को मतलब पढ़ाई करते हैं, इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा बुक का मतलब वही मैं बोल रही हूँ कि आप क्लास नोट्स आप पढ़ो, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाओ। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चंस इस नोट से नहीं बन सकता है, तब आप दूसरा जगह रेफर करो, ठीक है। और अगर उस पर आंसर नहीं मिलेगा, या फिर एक दो जगह अगर रेफर किया और आंसर नहीं मिलेगा, तो आप सर से पूछो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर उधर खोज के टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अटेम्प्ट मारो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं मिला तो सीधा सर से आगे पूछो, ये नहीं बोला जा रही। अपने कोशिश करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, आप अपने से खोजोगे, अपने से कोशिश करोगे, तो जो वो समय आप जब समझोगे ना, अपने कोशिश से समझ के जो चीज़ लिखोगे, वो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका रह जाएगा। एग्ज़ाम में हो सकता है आप वो रिवाइज करके नहीं जाए, लेकिन वो पॉइंट आपके दिमाग में आ जाएगा, आप वो लिख दोगे, ऐसे भी होता है। तो मैं जो बोल रही थी ना कि फ़िज़िक्स मैंने रिवाइज नहीं किया था और ये नहीं, हमको लगता है मैं बच्ची से इसलिए हूँ क्योंकि कुछ जो अपने से खोज के लिखा था वो मैंने लिख दिया था वहाँ पर, तो इसीलिए नंबर आ गया मुझे उसमें। लेकिन वो जो भी नोट्स पढ़ रहे हो, जो कर रहे हो, उसी को बार बार पढ़ूँगा। और कुछ सवाल? कुछ नहीं। जैसे हम लोग को कुछ पेपर में मतलब दिक्कत होता है मैम, तो आप किस तरह से करते हैं? मतलब जैसे रट्टा हम लोग मानते हैं, तो आप समझते हैं क्या रट्टा हमारे जैसे हम लोग काम बहुत दिक्कत होता है, तो समझ नहीं पाते। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहला है कि जब आप छोटे थे, जब आपको टेबल्स याद करने बोला जाता था, आपको समझ में आता था? क्या किया आप? रटते थे। आज के डेट में समझ में आता है कि 2 2 ज़ा क्या होता है, और मतलब 2 दूनी 4 कैसे हुआ, अभी तो समझ में आता है ना। उस समय क्या किए थे? रटे थे। पहला स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इज रटो। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसको ग्राउंड रूल मान के चलना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप अगर नहीं समझ सकते हो तो आप नहीं रट सकते, मतलब कि रटा बहुत लोगों का होता है कि रटाया नहीं जाता है। तब अगर आपका वो कैरेक्टर है तो आप समझने की कोशिश करो। लेकिन बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जो अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको बाद में समझ में भी नहीं आएगा। जैसे आप बचपन में जब आप बोलना सीख रहे थे
तो आपको तो आओ बोलना है और आना है, ये तो समझ में नहीं था। वो तो धीरे धीरे समझ में आया ना कि आओ का मतलब है कि सामने आना है या कोई बुला रहा है तो उसके पास जाना है। तो शुरू आपका रटने से ही होगा बहुत सारी चीज़ें। जैसे क्या बोलूं, जैसे इकोनॉमिक्स ही आप बोल रहे हो, टैक्सेशन मान लो पढ़ रहे हो कि टैक्सेशन या फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन का दो, इन्फ्लेशन के हिंदी में क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो उसका कॉज मतलब दो बेसिक टाइप का है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है और डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। तो हो सकता है इनिशियली आपको रटना पड़े, लेकिन जब आप धीरे धीरे उसको रट लोगे, जब समझ में आ जाएगी अच्छा यही दो प्रकार है और क्यों हो रहा है, तो धीरे धीरे वो रटने के बाद ना दो तीन, रटना मतलब क्या होता है, 2-3 बारी पढ़ो, 5 बारी पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा 10 बारी पढ़ो, फाइनली आपको समझ में आ जाएगा। शुरू में आपको हो सकता है बोरिंग लगे, ये चीज़ जब विशाल सर हम लोग को बोलते थे ना समझ में नहीं आता था कि फास्ट रीडिंग डालना है, बस रीडिंग डालो, समझ में आए नहीं समझ में आए बाद में देखा जाएगा। रीडिंग डालो, पहली बार में नहीं समझ में आया, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, धीरे धीरे आपको आ ही जाएगा समझ में। इम्पॉसिबल है, जब आपका दिमाग इतना एक्टिव है, जब आप इतना सोच सके हो कि हम JPSC के लायक हैं, तो आपका दिमाग तो एक्टिव है, ऐसा तो नहीं है, मतलब आप अपने आप को तो जानते हो ना, कहीं तो दिमाग है आपके पास। तो ये इम्पॉसिबल टाइप का चीज़ है कि आप 5 बारी पढ़ोगे और नहीं समझ में आए। अगर ऐसा हुआ कि आपको नहीं ही समझ में आ रहा, तो सर तो है ही, हमेशा पूछो जाके, कभी सर मना नहीं करेंगे कि नहीं समझाएंगे। तो हो सकता है, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं समझ में आए, तो यू ऑलवेज हैव योर टीचर्स, वो आज आप उसी के लिए आए हो कोचिंग। अपने से पढ़ना होता तो घर में बैठ के पढ़ते, यहाँ आए हो सर लोग से सवाल करने ही आए, सवाल करिए, समझिए। सवाल तो अच्छा है, जैसे वो मूवी बोलता है यू आर अ गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। पीटी मेरे लिए पीटी ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि फैक्ट्स याद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस बार का पीटी मेरा अच्छा हुआ था, क्योंकि बहुत सारा सवाल मैं कॉन्सेप्ट लगा के निकाली थी सवाल का जवाब। तो फैक्ट्स मुझे सपोर्ट नहीं किया था, बट आपका कॉन्सेप्ट आपको हमेशा सपोर्ट करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से सर बोलते सर पता नहीं आप सर ऑब्वियसली बोले ही होंगे आप लोगों को, यू शुड नो द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। कॉन्सेप्ट लगा के आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन, कि ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, कोई हाल में नहीं हो सकता है। जैसे कोई अगर आपको बोले, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल पीटी में ही मान लो अगर सवाल आया, अगर ज्योग्राफी का सवाल आया कि अजय रिवर का ओरिजिन क्या है या कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट क्रॉस कर रहा है, और उसमें अगर दिया है ऑप्शन आपका गुमला सिमडेगा, तो आपको पता होगा कि वहाँ से तो जा ही नहीं सकता। तो ये आप भले रटे नहीं हो, आपको कॉन्सेप्टली आपका वो पिक्चर है दिमाग में कि ये अजय रिवर तो ऊपर से जा रहा था, इधर तो है गुमला सिमडेगा, हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पर आप एलिमिनेट कर दो। तो कॉन्सेप्ट से आप एलिमिनेट कर सकते हो, भले आपको सब चीज़ याद नहीं रहे, वो इम्पॉसिबल, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल था कि सारा फैक्ट्स याद करना, ठीक है। तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था पीटी, पर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के बेसिस में आई वुड से दैट कि कॉन्सेप्ट्स के चलते मेरा निकला। एग्जाम के समय मैम जैसे जैसे एग्जाम नजदीक पहुंचता है मैम, तो दिल तो धड़कन तेज हो जाता है। आप दिल को आप किस तरह से आप मैनेज करते हैं? वो चला जाता है दिल में। हाँ, देखो एक चीज़ जो मैंने इस बार डिलिजेंटली फॉलो किया था, मुझे लगता है पास्ट 1-1.5 साल से, कि वर्क ऑन योरसेल्फ, अपना मन को तुम कितना शांत रख सकते। सबके लिए अलग अलग ये होगा, अलग अलग तरीका कैसे अपना मन को शांत रख सकते हैं। मेरे लिए तरीका था कि हम अपना लाइफ को जितना डिसिप्लिन कर सकें उतना डिसिप्लिन करके चलें। जैसे मेरा रूटीन था कि हम सुबह 4 बजे उठते हैं, बचपन से वो आदत है 4 बजे उठने का, तो और 10 बजे हम सो जाते हैं। तो चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, 10 बजे हमको बिस्तर घुस जाना है, चाहे जो हम किए हैं नहीं किए हैं या नींद नहीं भी आ रही है तो हमको बेड में चले जाना है, सोना है
अगर जो भी है नींद नहीं भी आ रही है तो आंख बंद करके पड़े रहना है, रेस्ट लेना है, रेस्ट, नींद पूरा करना और मेंटल पीस। अगर ये आप सोचोगे कि एग्ज़ाम के पहले बस हम सो के जाएंगे, अच्छा से नींद पूरा करके जाएंगे, तो नहीं होगा। आपका ये ओवरऑल जो भी आप नॉलेज आप गेन करने वाले हो, आप 1 महीना या 1.5 महीना में नहीं कर रहे हो, आप 1-1.5 साल मिनिमम आप लगा रहे हो उतना पढ़ने के लिए। तो उतना पूरा टाइम पीरियड में अगर आपका मन शांत नहीं है तो आपको एग्ज़ाम में कोई चीज़ हो सकता है आप पढ़े हो, आपको क्लिक करे ही नहीं। जब तक आपका मन शांत नहीं है, आप दिन भर में चाहे जितना भी पढ़े हो, नींद पूरी नहीं हुई है, आपको नेक्स्ट डे याद नहीं रहेगा। तो ये सिर्फ एग्ज़ाम के पहले आपको मन शांत नहीं रखना है, आपको ये होल टाइम आपको फॉलो करना है। जिस भी तरीके से आप अपना मन शांत रख सकते हैं, आप अपना नींद पूरा कर सकते हैं, ये फुल समझिए 1-1.5 साल आपको फॉलो करना है। तो आपको करना ही है। अगर ये करोगे तो मैं अपना ये पीटी के बारे में बताती हूँ। पीटी जिस संडे को था, उस मंडे को मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। मतलब पता नहीं कैसे मेजर ऐसे लूज मोशन, वॉमिटिंग, मुझे लगता है वो 3 दिन में एवरीडे नहीं भी तो आई वॉज रनिंग टू द वॉशरूम 20 टाइम्स अ डे। तो अगर मेरी माँ बोलती है कि अगर कोई और इंसान होता और संडे को एग्ज़ाम है और मंडे से तबीयत ख़राब है, वो संडे को एग्ज़ाम नहीं दे पाता। वो पूरा वीक मैंने एक शब्द नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं किया था, लेकिन जो पहले पढ़ा था बस उसी के भरोसे गई थी कि दे देना। मतलब मैंने अपने डॉक्टर से लिखा के गया था कि इसको डिहाइड्रेशन है, ये है, वो है, तो ग्लूकोज और ब्ला ब्ला सब ऐसे पकड़ के गई थी मैं, जैसे मेजर बीमार इंसान टाइप का गई थी कि एग्ज़ाम तो किसी तरह लिख के आना है। तो आपका वो वीक क्या बोलते हैं, जितना भी ये रहे, आपका हो सकता है लास्ट मोमेंट में बहुत लोग को होता है कि एग्ज़ाम के चलते भी क्या बोलते हैं, डर आता है, नर्वसनेस आता है। लेकिन अगर आप पूरा साल मेहनत किए हो तो वो फ्रूटफुल होगा कहीं ना कहीं। और कुछ सवाल पूछ लो। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा, इधर भी है कोई लोग? हाँ, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वो वे ऑफ राइटिंग के बारे में कुछ बताइए कि एक आंसर को कैसे अप्रोप्रिएट टाइप से लिखा जाए। तुम्हारा नाम क्या हुआ? आज़ाद माथुर। आज़ाद जी सुनिए, देखिए एक क्लास में तो आपको बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि वे ऑफ राइटिंग क्या हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि जो भी आप लिखो, आप कोई सवाल फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पूछो, मैं बताऊंगी कि क्या लिखूं। अगर मैं रहूँगी तो मैं क्या लिखूंगी? मतलब चक्रवात क्या है, इनकी विशेषताओं को बताइए, अगर ये क्वेश्चन हो मैम तो। अच्छा ठीक है, मान लो साइक्लोन के बारे जैसे पूछ रहा है, ठीक है, तो पहली बात है कि जैसे ज्योग्राफी का सवाल है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप समझिए आपको दुनिया जहान का डायग्राम बनाना है। उसमें कभी डायग्राम बनाने से पीछे मत हटिए। कोई भी चीज़ हो, आप अगर उसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हो कहीं भी, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे ज्योग्राफी तो बाय डिफ़ॉल्ट डायग्राम से, मैं साइंस में बायो में डायग्राम बना के आई हूँ, विटामिन में मैं बोल रही हूँ कि डायग्राम आप जहाँ बना सकते हो आप वहाँ बनाओ। और क्योंकि जो एग्जामिनर है वो कोई एग्जामिनर पैराग्राफ रीडिंग में इंटरेस्टेड नहीं रहता है, कभी भी नहीं रहता। जैसे तो फिर जैसे अगर आप साइक्लोन के बारे में पूछ रहे हो तो ये तो बहुत ऐसे स्टैटिक सवाल है, ठीक है ना, तो आपको तो उसमें आपको थ्योरी तो लिखना ही पड़ेगा, जो भी है कहाँ ओरिजिन हो रहा है, आपको बताना पड़ेगा कि कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न मार्जिन में पानी कलेक्ट होता है तो फिर उसके बाद टेम्परेचर इतना बढ़ता है, तो वो सब तो आपको लिखना ही पड़ेगा। स्टैटिक पार्ट तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट लिखना है। उसमें डायनामिक में आप सिर्फ ये ऐड कर सकते हो कि ऑफ लेट, जैसे पहले बोला जाता था कि बे ऑफ बंगाल में ही साइक्लोन्स आ रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, आजकल अरेबियन सी से भी आ रहे हैं। फिर कुछ रीसेंट साइक्लोन्स का नाम दोगे, आप उसको कहाँ क्या बोलते हैं करंट से कैसे कनेक्ट कर रहे हो वो भी मैटर करता है। तो आप एंड में सिर्फ ये करके एंड कर सकते हो, लेकिन ऐसे बहुत जो स्टैटिक सवाल है उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन आप दिखा नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी बेसिक डायग्राम्स तो है ही, ठीक है।
तो आपका जैसे ये स्टैटिक सवाल का कुछ मेजर इंट्रोडक्शन भी नहीं हो सकता है, बहुत स्टैटिक इंट्रोडक्शन ही होगा। और डायग्राम्स आप इंश्योर करिए कि आप डायग्राम्स बनाएं। और एक चीज़ मैंने डायग्राम्स और राइटिंग के बारे स्पेशली इस बार क्योंकि जेपीएससी के एग्ज़ाम के समय मैंने नोटिस किया था, मेरा एक स्टडी पार्टनर हुआ करता है, तो आपका पेन बहुत मैटर करता है आंसर राइटिंग में। तो आप जो पेन से एग्ज़ाम लिखोगे वही पेन से प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका जब तक स्पीड नहीं होगा आंसर लिखने के लिए, वो 3 घंटे में आप वो पेपर नहीं कंप्लीट कर पाओगे। वही पेन से हमेशा वही पेन से लिखना। और मेरा जो स्टडी पार्टनर था उससे एक गलती हुआ था जो मैंने उसको बोला था सुधारने के लिए, लेकिन क्योंकि लास्ट मोमेंट था वो पेन नहीं चेंज करना चाहता, तो ही डिडंट वर्क ऑन दैट। लेकिन था क्या कि उसका पेन का जो निब था वो ना बहुत ऐसे पतला पॉइंटेड ऐसे था, तो अगर वो वाइट शीट में लिखेगा तो वो अच्छा दिखता था, लेकिन रूल्ड शीट में ना वो पेन का निब का जो लाइन खिंचाता है प्लस जो रूल्ड लाइन है वो उसका ना विड्थ सिमिलर था। तो आप जब डायग्राम बनाते हो ना तो वो उभर के नहीं आते, वो प्रोमिनेंट दिखता नहीं है। तो आप डायग्राम में क्या बनाए हो, हाँ आपको पेन से ही बनाना है, तो उससे प्रैक्टिस भी करिए, पेन से ही बनाइएगा। तो जब तक डायग्राम आपका प्रोमिनेंट नज़र नहीं आएगा कॉपी में, तो इन्विजिलेटर भी खोज के नहीं देखने वाला है कि क्या क्या बनाए हैं उसमें। तो वो आपका प्रोमिनेंट होना चाहिए जो भी डायग्राम बना रहे हैं। और पेन तो आप चेंज कर नहीं सकते हो, तो इसलिए ऐसा ही पेन यूज़ करिए जिससे आपका राइटिंग और डायग्राम दोनों प्रोमिनेंटली अच्छा से नजर आए, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है आपका आंसर राइटिंग में। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। डायग्राम और आंसर राइटिंग मतलब जैसे एक ही पेन से बचपन में नहीं बनाए हो जी, क्लास के समय में पीछे क्लास में ऐसे अपना कॉपी में घर उर बनाते थे हम लोग और फूल उल बनाते थे, तो पेन से तो बचपन से बनाने का आदत है। तो ऐसे मत बोलो कि पेन से डायग्राम नहीं बनता है, सब बनता है। तो इतना अच्छा बच्चा था कि मतलब कि सामने में पेन से लिख रहे, पीछे पेंसिल से बना रहे हैं। और कुछ पूरा एग्जाम का एक्सपीरियंस बताइए, क्या एक्सपीरियंस था आपका? एक्सपीरियंस मेंस का स्पेशली मैं बोलूँगी, क्योंकि 3 दिन था, 6 पेपर थे। अब ये सोचो ही मत कि हम शाम में जाके भाई पूरा रिवीजन कर लेंगे। वो एक चीज़ था जो बहुत मेजरली सबके लिए बहुत टैक्सिंग हो गया था कि 6 घंटा पेपर लिखना वहाँ बैठ के, भरी गर्मी में, उस समय बहुत गर्मी हो रही थी, पूरा गर्मी में बैठ के 6 घंटा पेपर लिखना और शाम को आके 2 पेपर रिवाइज करना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था। बट ओवरऑल जब ख़त्म हो गया तो लगा कि अच्छा मैराथन ख़त्म हो गया, अब सो सकते हैं अच्छा से। तो ये चीज़ था। तो ये मेंस का प्लस पॉइंट भी बोलोगे आप, नेगेटिव भी बोलोगे, क्योंकि प्लस पॉइंट इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना 6 घंटा बैठ के लिखने का आदत नहीं है। ये आप लोग सब प्रैक्टिस करो, ये विशाल सर भी बोले थे होंगे आप लोगों क्लास में कि टेबल चेयर में दिन भर बैठने का प्रैक्टिस करें, दिन भर लिखने का प्रैक्टिस करें। जब तक आपको ये चीज़ का प्रैक्टिस नहीं होगा, भले हम नहीं मान सकते कि आपको 10 घंटा बैठ के पढ़ने का ही मन करेगा, लेकिन आप टेबल चेयर में ही बैठे रहिए, कुछ और स्क्रॉल कर रहे हैं, अपना मोबाइल में देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, ब्लॉग कुछ भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम ब्ला ब्ला जो भी देख रहे हैं, लेकिन आपको आदत डालना है कि वहाँ 6 घंटा आप कैसे बैठ सकते हैं। 6 घंटा बैठे रहना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, उसमें भी कंसंट्रेशन लगाना, उसमें भी लिखते रहना नॉन स्टॉप। तो ये चीज़ आप एक दिन में नहीं लाओगे, आपको ये प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। अब ये पीटी के रिजल्ट के बाद 3-4 महीने का समय था जिसमें मेंस का तैयारी, तो आप किस तरह से यूटिलाइज किए? सिलेबस देखे थे, सिलेबस देखने के बाद हर एक सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल जैसे इकोनॉमिक्स में तो जैसे सिंगल पेपर था, मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स ही था, तो हर एक सेक्शन का पहले चूज़ किए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं।
तो पहले हर एक सेक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आंसर बनाएं कि ये तो करना ही है। उसके बाद देन यू गो टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू थिंक कि इसमें इसका भी सवाल आ सकता है। तो आप सिलेबस पकड़ के जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नोट्स बनाइए या मतलब आंसर बनाइए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, जो करिए, लेकिन आपका बहुत आप ये सोच के आंसर या प्रैक्टिस करिए कि अगर आप एग्जामिनर होंगे तो ये सारे लिस्ट से आप क्या सवाल पूछिए, वो सोच के उस एटीट्यूड से जाइए कि पढ़ने के पहले। और अगर आप कहीं भी मेरे जैसा हो जो पढ़ने का पहला दिन सबसे पहला काम करता है कि रूटीन बनाते हैं, भले फॉलो करें नहीं करें दूसरा दिन से, लेकिन पहला दिन तो प्लान बना लेने का है कि जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक तो मेरा 4 बार रिवीजन खत्म हो जाएगा। ये हम हमेशा प्लान बनाएं, कभी फॉलो नहीं किए, प्लान बनाएं। लेकिन वो प्लान बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको तब पता चलेगा, तब आप इवेलुएट करोगे कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट क्या क्या है, क्या चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, किस चीज़ का नोट्स आपके पास ऑलरेडी है और क्या नहीं है। तो जब तक आप वो इवेलुएट नहीं करोगे, अपने आप को इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के पहले कि कहाँ पर आपका क्या बोलते हैं कमी है जिसको आपको जल्दी से जल्दी पूरा करना है। ठीक है, तो वो आप अपने लिए प्लान ज़रूर बनाएं। अपना स्ट्रैटेजी आप अपने लिए बना सकते हो क्योंकि आप ही बेहतर समझ सकते हो कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो वो बनाइए और उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। मैम आप पीटी और मेंस का दोनों एक साथ समय देते हैं या तो पीटी है उसके बाद में मेंस का? पहले हम जब तक एग्ज़ाम का डेट नहीं आया था, पीटी का डेट नहीं आया था, तब तक हम मेंस का आंसर बना रहे थे। उसके बाद जहाँ पीटी आया, फॉर्म भर दिया, तब उसके बाद पीटी का पढ़ाई करना चाहिए। उसके बाद पीटी दिया, फिर हमको लगता है 1-2 दिन गैप किया था मैंने, रिज़ल्ट आने का वेट नहीं किया था, फिर से वापस मेंस में लग गए थे क्योंकि थैंकफुली इस बार जेपीएससी 2 दिन के बाद ऑफिशियल आंसर की निकाल दिया था। पहले तो सोची थी कि मैं कोचिंग का आंसर शीट से नहीं मिलाने वाली हूँ, मैं बहुत ख़राब गया एग्ज़ाम मेरा, मैं रो रही थी अलग कि बीमार है, एग्ज़ाम दी हूँ, कोई हाल में नहीं होने वाला है मेरा करके मैं तो वैसा मत करिए। सेल्फ डाउट होता है, सब लोग को होता है, इवन आई बिलीव जो रैंक 1 भी हुई है उसको भी हर पॉइंट में सेल्फ डाउट होगा, लेकिन एक दिन आप डाउन रह सकते हैं, 2 दिन डाउन रह सकते हैं, तीसरा दिन आपको वापस पढ़ाई करना है। एग्ज़ाम अच्छा गया है, बुरा गया है, मैं उस समय ये सोच के पढ़ाई करना चालू की थी कि इस बार नहीं तो अगला नोटिफिकेशन आएगा उसके पहले मेरा सब चीज़ हो जाना चाहिए। मेंस पहले ख़त्म कर लूँगी, मैं अभी से लगाना चालू करती हूँ। इस बार यूज़ हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो अगली बार तो यूज़ हो ही जाएगा। ठीक है, तो यही क्या करूँगी पीटी और मेंस के टाइम पर। और कुछ एग्ज़ाम मेरा बहुत ख़राब रिकॉर्ड रहा है मेरा। मैं टेस्ट नहीं देती थी, मतलब 2-3 जगह एनरोल किया था टेस्ट सीरीज़ के लिए, पर उस समय ये अच्छा माना ना कि कोविड है, आई डोंट वांट टू सिट वहाँ पर, बस क्वेश्चन पेपर लेते थे, घर चल जाते थे। फिर उसके बाद अपने बनाते थे, ज़रूर बनाते थे, पर मेनली मेरा वो ये नहीं रहता था, मेरा ये रहता था कि इसमें क्या है जो हम नहीं पढ़ते, वो चीज़ देखती थी। मैं मतलब कितना मार्क्स आ रहा है आपका टेस्ट सीरीज में, वो सब मैटर नहीं करता। मैं वो क्वेश्चन एकदम रंग के रख देती थी, एकदम ऐसे हाईलाइटर दिया था, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, पढ़ाई नहीं है मैंने उस पेपर में, उसको पूरा हाईलाइट करके रख देती थी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं जब ये रिवाइज़ करूँगी तो सिर्फ ये हाईलाइट वाला पॉइंट को रिवाइज़ करना है, बाकी चीज़ मुझे नहीं रिवाइज़ करनी। तो टेस्ट एज सच मैंने प्रॉपर की बैठ के टेस्ट दे रही हूँ, गोल गोल रंग रही हूँ, वो वाला चीज़ नहीं की। और एक चीज़ जो मैं बेसिकली बोलना चाहती हूँ कि जब आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि मेरी कज़न है, मेरी बड़ी बहन, बड़े पापा की बेटी, तो वो और मैं बचपन से बहुत क्लोज़ रहे हैं। तो जब मैं पहली बार जाके उसको बोली थी कि मैं पीएचडी छोड़ रही हूँ, ये सब छोड़ रही हूँ, मैं जेपीएससी का तैयारी करना चाहती हूँ, तो
मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे डिस्करेज करेगी कि नहीं क्या करोगे फालतू जेपीएससी तुम करके, अच्छा भला तो कर रही हो पीएचडी, यही कंटिन्यू करो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हो सकता है कि आपसे जो सबसे क्लोज इंसान हो वो भी हो सकता है कि आपको कभी ना कभी डिस्करेज करे पढ़ाई के लिए, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर आप भरोसा बना के रखोगे तो आप कर सकते हो। तो बॉटम लाइन इज कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, चाहे जो हो, चाहे क्या बोलते हैं डाउनफॉल सबका ज़िंदगी में आता है, कोई ऐसे हाई में नहीं रहता है। मतलब मैंने जो अपना लाइफ का जर्नी आपको बताया तो आपको लग रहा होगा हाई हाई में रही है इंसान इसलिए फंडा दे रही है, लेकिन वो हाई के बीच में कहाँ लो था ये मैं लोगों से नहीं शेयर करती हूँ, और इनफैक्ट आई बिलीव कि कोई भी नहीं शेयर कर पाओगे जनरली अपना लाइफ का लो किसी से भी, लेकिन लाइफ का लो सबकी ज़िंदगी में आता है। सेल्फ डाउट आपको होगा ही, लेकिन आपका सेल्फ डाउट से बड़ा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पढ़ाई करो, कॉन्फिडेंट रहो कि जो आप पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ रहे हो और आप कर पाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, आपके मतलब अपना लाइफ में इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मन शांत रखो, नींद पूरा करो, तभी होगा। जो पढ़ोगे वो याद रहेगा, ठीक है। लेकिन डन। और किसी को कुछ सवाल मत शर्माओ, पूछना तो पूछ लो, ठीक डन। हाँ सारा क्वेश्चन सॉल्व किया आए चाहे नहीं आए, दो मोटिव ले, मतलब सर गाली देंगे अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ। 2 मोटिवेशन लेके गए थे, एम कि कोई सवाल छोड़ना नहीं है और आंसर कॉपी भर के आना, कुछ नहीं छोड़ने का। नेगेटिव ऑब्जेक्टिव में भी नेगेटिव मार्किंग तो आप है नहीं, तो आप छोड़ोगे क्यों? कोई तुक बनता है छोड़ने का, कोई भी सेंस कोई लॉजिक नहीं आता है, गलती होगा ना, मार्क्स तो नहीं कटेगा, क्यों छोड़ोगे? जो भी क्वेश्चन आए, सवाल आए, नेशनल इनकम जो मैं बोल रही थी, पढ़ा भी नहीं था, सोचा ही नहीं था कि ये सवाल आएगा, लेकिन कभी तो क्लास किया है ना, पता तो है ना। कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था वो नेशनल इनकम से था, तो उसमें लिखा हुआ था कि 3 तरीका क्या होता है नेशनल इनकम कंप्यूट करने का, तो वहाँ से आप जोड़ के आप लिख दो, आपको याद कुछ ना कुछ याद होगा। इम्पॉसिबल वाला चीज़ है कि आप 3 बारी 4 बारी कोई चीज़ पढ़े हो तो उसका आपको कुछ नहीं याद होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिख दो, जोड़ जाड़ के लिख दो। जितना बार आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको क्या बोलते हैं चीज़ों को कनेक्ट करके लिखने का आदत हो जाएगा, चाहे नहीं भी आता हो। और हाँ, और एक चीज़, टेस्ट सीरीज़ में मेंस का पेपर का जब टेस्ट सीरीज करती थी तो भले आंसर नहीं आता हो, वो सारा क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करो जो आपको आंसर नहीं आता है, जिसके बाद आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। जो आंसर आता है उसको देख के लिख के क्या फायदा, आपको तो पता है वो आंसर। जो आंसर आपको नहीं आता है, आपको अपने आप को जानना है कि एग्जाम में अगर मेरे साथ ऐसा हो गया कि कोई सवाल है हमको आंसर नहीं आता है तो हम वहाँ कैसा परफॉर्म कर पाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो आंसर नहीं आता है वही अटेम्प्ट करो। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे आपको हर चीज़ का ये अथवा ये 2 सवाल आएगा। अगर आपको मार्क्स अधिक लाना है, कोचिंग के अंदर मार्क्स अधिक लाते तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो आपका डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं ना है कि आपको वहाँ जेपीएससी में सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जहाँ आपको कुछ नहीं आता है, जहाँ आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है, तभी ना आपको पता चलेगा कि जो चीज़ नहीं आता उसको लिखने में आप कितना सक्षम हो, कितना एफिशिएंटली, कितना बेटर वे में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अपना दिमाग को भी तो इवैल्यूएट करना है, कब करोगे? टेस्ट सीरीज उसी के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, अपने आप को। ये नहीं कि हमको ला के सीरीज में सबसे ऊपर अपना नाम लाना है। जो आंसर आता है उसको लिख के क्या फ़ायदा, आपका ग्रोथ कहाँ है उसमें? कभी भी नहीं। तो टेस्ट सीरीज में, मेंस में स्पेशली ये करो कि जो सवाल नहीं आता है उसको लिखो। और वो ये मत सोच के लिखो कि अच्छा ठीक है क्वेश्चन पेपर घर ले जाएंगे, वहाँ बैठ के लिख लेंगे, वो आंसर बना लेंगे। नहीं, टेस्ट में लिखो, क्योंकि आपको उस माइंडसेट में लिखना है कि हम ये टेस्ट में लिख रहे हैं। घर में तो आप आंसर नोट्स बना ही रहे हो, वहाँ माइंडसेट चेंज हो जाता है, माहौल चेंज हो जाता है। यहाँ एग्ज़ाम का माहौल में आप वो आंसर को कितना अच्छा लिख सकते हो
ये आपका ट्रू इवैल्यूएशन होगा सेल्फ, ठीक है। कितने घंटे पढ़ाई की? मैं अपने टेबल चेयर में कितने घंटे बैठती थी ये बताती हूँ, पढ़ाई उसके बीच में कितना होता था ये कैसे बता दूँ मैं। डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते थे, लेकिन एटलीस्ट मुझे लगता है मैं अपने टेबल चेयर में बैठ के 10 घंटे तो बैठती थी अपने टेबल चेयर, लेकिन पढ़ती कितना देर थी इसका कोई गारंटी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता था कि मोबाइल देख रहे हैं, आज तो मोबाइल ही का दिन है, पूरा दिन मोबाइल ही देख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फेसबुक और इंस्टा ही देख रहे हैं, बाकी चीज़ें भी देखती थी। लेकिन वीडियो अगर मन नहीं करे पढ़ने का तो यूट्यूब में दुनिया जान के वीडियोज़ हैं पढ़ाई को रिलेटेड। कहीं ना कहीं ऐसा ये भी नहीं बोलूँगी कि मैं यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा भरोसा करूँ, बहुत सारी चीज़ें उसमें गलत भी बताई गई होती हैं, तो लेकिन कहीं कहीं कुछ ना कुछ अच्छा बोला ही हुआ होता है, या फिर कोई एक ऐसा पॉइंट बोल देगा वो इंसान जो आपके दिमाग में, आपके जहन में घुस जाएगा, जो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा। तो कुछ भी करो, टेबल चेयर में बैठे रहना है, यही कितना पढ़ती थी इसका गारंटी नहीं बोल सकती हूँ। मैम एक सवाल मैं पूछूंगी, निधि बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। मैम जैसे आपने कहा कि आप प्रॉपर टाइमिंग जो था वो आपका 10 आवर्स अ डे था, हाँ। तो मैम जो सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो मतलब प्रॉपर टाइमिंग जो हर सब्जेक्ट को आप एक दिन में टैकल करती थी, या फिर कोई स्पेसिफिक कोई एक सब्जेक्ट को लेके होल डे मतलब उस पर स्टडी करती थी? तो मैम ये थोड़ा सा क्लियर करिए। देखो मेरा ये था ना कि मैं नहीं जानती इसका हिंदी वर्ड क्या होता है, कि मुझे मुंडेन वर्क से ना प्रॉब्लम नहीं होता था। बहुत लोगों को कैसा होता है कि दिन भर वो एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, उनको आलस आता है कि एक ही चीज़ में सुबह से शाम नहीं पढ़ सकते हैं। पर मेरा था कि अगर हम एक सब्जेक्ट उठाए हैं तो जब तक हम ये कंप्लीट नहीं करेंगे हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे ही नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ के ख़त्म करती थी, एक बार एक टॉपिक उठाया कोई भी एक सब्जेक्ट का, मान लो कि हिस्ट्री ले लो, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन उठाया है तो जब तक मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का हर एस्पेक्ट का क्वेश्चन का आंसर नहीं बना लूँगी मैं दूसरा टॉपिक या दूसरा सब्जेक्ट नहीं उठाती हूँ। तो फॉर मी इट वॉज कि एक टॉपिक उठाया है तो भले सुबह से शाम हो गया है लेकिन वही टॉपिक में कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए वही कंटिन्यूटी ज़्यादा काम करता था कि अगर 2-3 चीज़ें अगर मैं रेफ़र कर रही हूँ तो जैसे मेरे साथ क्या होता था ना कि मेरा अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो मैं मान लो अगर 25 मिनट 30 मिनट अगर लगातार एक चीज़ को अटेंशन दे रही हूँ तो उससे ज़्यादा नहीं दे सकती, मुझे 10-15 मिनट का गैप चाहिए ही होता है। तो अगर मैं उतना आधा घंटा पढ़ ली हूँ एक टॉपिक को तो एक स्टोरी बिल्डअप होता है दिमाग में कि अच्छा इसमें तो ये भी था, इसमें ये भी था। अब आंसर जब लिखने बैठती हूँ तो अगर मान लो मैं 1 घंटा के बाद अगर मैं दूसरा टॉपिक उठा लूँ तो वो जो मैं सोची होंगी ना कि ये स्टोरी बिल्डअप हो गया वो मेरे दिमाग से चला जाएगा। तो मैं वो दिन भर एक ही टॉपिक इसलिए हैंडल करती थी क्योंकि मेरे दिमाग में ना वो ऐसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सब चीज़ का होता था, और उसके बाद जब मैं आंसर राइटिंग करती थी तो अच्छा ये पॉइंट यहाँ डाल सकती हूँ, ये पॉइंट यहाँ डाल सकता है, ऐसे होता था। तो एक दिन में एक टॉपिक, या अगर एक टॉपिक छोटा हो तो 2 टॉपिक, लेकिन एक बार में एक ही चीज़ करती थी। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? ओके, थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए। ये झारखंड के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से ज्यादा बेनिफिट होते हैं क्या मार्क्स में? अब मेरे मार्क्स तो आए नहीं हैं, आएंगे तब बताऊंगी कि ज़्यादा बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ है कि आप ये मत सोचिए कि झारखंड पार्ट डी में है तो पार्ट डी का मैं झारखंड के बारे में लिखूँगी। जैसे इस बार इसमें ज्योग्राफी में आया था क्या बोलते हैं स्टील इंडस्ट्री का सवाल, तो आप उसमें भी झारखंड डाल सकते हैं। इंडिया का सवाल है तो इंडिया में तो झारखंड आता ही है, तो आप ये मत सोच के चलिए कि झारखंड का एग्जाम्पल हम सिर्फ पार्ट डी में देते हैं उसमें लिखेंगे। आप नॉर्मल इंडिया का जो सवाल है तो इवन इकोनॉमिक्स में भी अगर कुछ है और अगर कोई एग्जाम्पल झारखंड का है तो आप उसको डालिए, कोई मना ही नहीं है। लेकिन वहाँ आप ठीक है ऑल ओवर इंडिया का ज़्यादा एग्जाम्पल डालिए लेकिन झारखंड भी आप डाल सकते हैं। तो एग्जैक्टली कि सिर्फ झारखंड ही लिखना है ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? ओके मैम, और ये क्लास नोट्स मैम कितने इम्पोर्टेंस है मेंस के लिए? अगर क्लास नोट से
ही आप पढ़े हैं तो वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस चीज़ से आप पढ़े हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है आपका पढ़ाई का, चाहे क्लास नोट्स हो, चाहे बुक्स हो, या आपका सेल्फ नोट्स हो। क्लास नोट्स में मोस्ट प्रॉब्ली ये रहेगा कि सब चीज़ टॉपिक वाइज आपका कवर्ड रहेगा, कंसाइज रहेगा, जो सर लोग को जैसा फील होता है कि इस टॉपिक में ये पॉइंट कवर्ड होना चाहिए। हो सकता है किसी बुक में आप देखोगे तो वो डिस्पर्स्ड होगा वो सारा टॉपिक्स या वो सारा पॉइंट्स। क्लास नोट्स में आपका बेनिफिट ये होगा कि सब कंसोलिडेटेड एक जगह आपको मिल जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास नोट्स इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी ये मैं यही कहूँगी कि आप जहाँ से जो चीज़ पढ़े हो उसी को पढ़ो, वही सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टाइम लगेगा क्या? ओके। और कुछ? ठीक है, तो खत्म करें कि और कुछ सवाल? डन? कोई डाउट? ना? चलो, थैंक यू।